मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस से दिल के पूछ के देखो कि मोदी उनका क्या हश्र करके आए हैं। कोई इस्तेमाल अभी मजा है। जिस यूनुस के मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम हुआ उसके मुंह पर थूकना चाहिए था, जिसके पे होता है। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो गई? थूकना चाहिए। अरे उसकी अर्थव्यवस्था का बात ओके। अब फिराज खान आप शांत रहिए। फिराज खान, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी एक सेकंड जवाब देंगे। सुनिए एक सेकंड सुनिए, कह रहे हैं यूनुस के मुल्क में कत्लेआम हुआ तो उसके मुंह पे थूकना चाहिए था, और ममता की जागीर में कत्लेआम हुआ उसे पूछना चाहिए था। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। क्या कहा कि ये है सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, और आज एक फिर से बहुत ही ज़ोरदार डिबेट लेके आ गए, जिसमें से आपको एक तरफ देखने को मिल जाएंगे मोहम्मद फैज़ खान, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बहुत ही बीजेपी के कट्टर प्रवक्ता हैं। वहीं विपक्षी पार्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे मौलाना अंसार रजा, विवेक श्रीवास्तव और विष्णु शंकर जैन। तो देखिए, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने मौलाना अंसार रजा का ज़बरदस्त तरीके से कुटाई किया। तो ये डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, तो आप इस डिबेट में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अभी मजा आएगा ना। हम तो देश की बात करते हैं, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत के गीत सुनाता हूं। भारत की बात करूंगा। ओके, भारत की बात करते हैं। और दूसरा, आपका जो मन में आ रहा है वो आप कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है ये करा जा रहा है। चाहता हूं, देखिए, मालिक हो गए आप संसद के। ये जो कोर्ट निकला है तो सरहद के उस तरफ भी एक मुल्क है, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, इधर ममता बनर्जी का बंगाल। अगर आप दोनों के साथ बैठ के मोदी जी कॉफी पी रहे थे जी। अरे साहब, ऐसी काफी पिलाई है किस बेचारे याद नहीं आएंगे, पेट खराब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बड़ा बोल रहे थे, जब बंद कर दिया इधर से कोई व्यापार नहीं होगा, वैसे ही हालत खराब हो गई। खैर एनीवे, मैं उसका बताता हूँ। कॉफी पिलाई नहीं, कॉफी पी नहीं है, पिलाई गई है। किसको? मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस से दिल के पूछ के देखो कि मोदी उनका क्या हश्र करके आए हैं। कोई इस्तेमाल जी। जिस यूनुस के मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम हुआ उसके मुंह पर थूकना चाहिए था, जिसके पे होता है। थूकना चाहिए। अरे उसकी अर्थव्यवस्था का बात ओके। अब फिराज खान आप शांत रहिए। फिराज खान, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी एक सेकंड जवाब देंगे। सुनिए, कह रहे हैं यूनुस के मुल्क में कत्लेआम हुआ तो उसके मुंह पे थूकना चाहिए था, और ममता की जागीर में कत्लेआम हुआ उसे पूछना चाहिए था। क्या कहा कि ये है सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, आपकी टीम के लीडर वो हैं, लेट हिम स्पीक। कि मुझे बाहर से बात नहीं करनी, सिर्फ यहां बात करनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जय फिलिस्तीन वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हमास के पक्ष में नारे लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हिजबुल्लाह के पक्ष में रैली निकालने के बारे में क्यों नहीं बोला गया? गाजा पे ट्वीट करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला गया? इसीलिए कहते हैं साहब, ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर जरूरत एक लाइन में कह दूं। बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ, दे दीजिएगा जवाब। मैं नहीं चाहता हूँ, चूंकि मैं जब इज्जत करता हूँ किसी तो करता हूँ। सर आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं तो वही उनके पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक लाइन में कह दूं क्यों जरूरत पड़ी। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरला ने लिख के दिया है कि जिस ढंग से सैकड़ों एकड़ जमीन पर क्रिश्चियंस की कब्जा हुआ है और जिस ढंग से चर्चेस पे कब्जा हुआ है, उन्होंने लिख के दिया कि साहब इस पे जल्दी से जल्दी चेंज होना चाहिए। और अपोजिशन पार्टी के एमपीज को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। 31 मार्च को उन्होंने लिख के दिया कि साहब यूनानिमस करवाइए, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए कष्टकारक हो रहा है। अब बताइए, अब जब दोनों माइनॉरिटी हो गई तो पहले तौला जाता है, एक कौन सी मजबूत वाली माइनॉरिटी है, कौन सा मजबूत वाला वोट, इसकी धमक ज्यादा है, इसकी खनक, छोड़ो क्रिश्चियंस को छोड़ देते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं। जी, अब मैं अभी जमाई की बारी है। देखो, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और इस टीम के एक हमने एक फॉर्मेट तय करा, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से सुधांशु जी की अब बात का जवाब अमीक जमाई देंगे। अमीक जमाई, एक बात, अभी हमने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक बयान सुना, मैं वो प्ले कर देता हूं, और वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। वो सवाल इसलिए खड़ा करता है कि एक मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो भारत के बारे में और खासतौर पर हिंदुओं के बारे में क्या सोच रखता है, कितनी ज़हीनी सोच और कितनी गंदी सोच रखता है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बाइट क्या सुनानी है, मैं बता देता हूं उन्होंने किस तरह से हिंदुओं को सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह बोला है। क्या आपको लगता है कि
कहीं ना कहीं भड़काने का काम बॉर्डर पार भी है और भड़काने का काम यहां से भी है। आर्मी चीफ के जो पाकिस्तान के लोग हैं अभी भारत के बारे में जानते नहीं। ये वो चोट है जब पाकिस्तान के 2 चिथड़े उड़ा दिए थे इंदिरा गांधी जी ने, और हमारे मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब ने जो है दुर्गा का खिताब इंदिरा जी को दिया था। आज उस बांग्लादेश में शेख हसीना तक, मुजीब से लेके हसीना तक, जो बांग्लादेश भारत के साथ जान से, दिल से, जिगर से जुड़ा रहा, चाहे वो हमारे मनमोहन सिंह जी रहे हों, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, शेख हसीना को वो अपनी सगी बहन की तरह से मानते थे। लेकिन जब ये देश टूटा बांग्लादेश, आज वहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा होने का जो पूरा कार्यक्रम था, भारत ने बैठे बैठे उसको अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ISI ने, चाइना ने बांग्लादेश पे कब्जा किया, और हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ हुआ, हम तो ये कहते हैं कि वहाँ पे फौज उतार देनी चाहिए थी, जैसे इंदिरा गांधी ने फौज उतारी थी वहाँ पर। दूसरी बात, एक छोटी बात, देखिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से जो छोटी बातें वक्त पे कहना चाहता हूँ। आज कोई चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोला पाकिस्तान जो क्रिएट हुआ वो फाउंडेशन ऑफ हिंदी हेट्रेड पर हुआ, एंड उसके बाद वी मुस्लिम रिजेक्टेड हिंदू मुस्लिम कोएग्जिस्टेंस एंड कार्व्ड आउट पाकिस्तान। ये पाक आर्मी चीफ ने बोला, और अपने बच्चों को ये बताइए। एक सेकेंड, और उन्होंने सीए को लेकर, वक्फ को लेकर भी बहुत सारी बातें बोली। मेरा प्रश्न ये है कि बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार, क्या आपको लगता है कि, और अमन की आशा के जो तार जोड़ने का प्रयास होता था इस देश के अंदर, क्या आपको लगता है कि बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार कहीं ना कहीं भारत में भी भड़काने की कोशिश है देश के मुसलमानों को? मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि ये हो रहा है। चीन और पाकिस्तान के मामले में भारत का हर नौजवान, चाहे वो फैज साहब हो जो दक्षिणपंथी संगठन में बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे भाई हो रजा साहब हो, अमीर जामाई हो, एक दो साथी जहां बैठे हैं, अपना खून इस मादरे वतन के लिए जब ज़रूरत होगी प्रधानमंत्री जी ऐलान करेंगे, एक खून भारत की सरहद पर मिलेगा। मैं आपसे 2 बात जो इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। जी, विष्णु भाई भी हमारा आ गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज टिप्पणियां करी हैं, ये ऐसी गंभीर टिप्पणियां हैं जिस पे 2 बातें समाजवादी पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि आप जो वक्फ बाई यूज़र, आप कहते हैं मुसलमानों के पास इतना ज़मीन है, इतने लाख करोड़ ज़मीन है, 90% उसमें कब्रस्तान और मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं। आप बताइए कि एक कब्रिस्तान में आमदनी क्या होती है? हमारे यहाँ, आपके यहाँ गांव में जो शमशान है उसमें कोई आमदनी होती है क्या? कब्रिस्तान की पैसा आमदनी की लगाना बात नहीं पड़ता कर रहे। वो कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी लैंड है, रेलवे के बाद, आर्मी के बाद सबसे बड़ी लैंड है, और आमदनी कितने 100 करोड़ रुपए है, कितने 1000 करोड़ चाहिए? वो किसको मिलेगा? गरीब मुसलमान को मिलेगा। अमीश जी, जो झटका मिला है आज ओके, झटका मिला है सुधांशु त्रिवेदी। मैं आता हूं विष्णु शंकर जान। उपराष्ट्रपति ने क्या बोला है इस बिल पे, वो बात मैं चाहता हूं सुधांशु भाई बोले उसको। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो आपका जमीन हड़पने का कार्यक्रम था वक्फ बाय यूजर के जरिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आप चाहते थे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, सिख बोर्ड, किसी में मुसलमान के होने का क्या जरूरत है? सिख लोग जो अपना गुरुद्वारा चलाते हैं उसमें मेरा आपका क्या काम है? धर्म सबको आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप उसको मैनेज करो। ठीक है, मंदिर को चलाओ। संक्षेप में अब आपने कम से कम 2.5 मिनट बोला। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, देन विष्णु शंकर। स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं जो इन्होंने बात की। जब आर्मी चीफ ये बोल रहा है कि इट इज वी मुस्लिम हु क्रिएटेड पाकिस्तान बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी, अब माफी मांगनी चाहिए जो कहते हैं सावरकर ने और फलाने ने ढिमाके ने 2 नेशन थ्योरी दी थी। माफी मांगनी चाहिए। अब तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोल रहा है, कोई स्टेप नहीं। अब सुनिए, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, 2 नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने दी थी उस जमाने में, 1888 1887 लखनऊ 1888। और सुनिए 1888 मेरठ, और उस जमाने में सावरकर साहब 3-4। अच्छा, हमसे क्या मतलब पाकिस्तान बन गया? हमसे क्या मतलब? भारत के मुसलमानों से क्या मतलब? इसलिए कि भारत के मुसलमान अपने मादरे वतन के साथ लगे रहे, अपने जैसे सब लोगों ने देश को आजाद कराया, मिलजुल के हम आगे बढ़े। और क्या यह बात सही नहीं है कि इस देश के हिंदुओं ने मुसलमानों से वादा किया था कि जो इस मिट्टी में अपने बाप की कब्रें ढूंढते हैं, हम पूरी जिंदगी बतौर हिंदू एक मुसलमान की सुरक्षा करेंगे। आज सुरक्षित है मुसलमान? अब मैं जवाब दे दूं। पहली बात, ये सरासर झूठ है। भारत में रहने वाले, सुनिए जवाब देता हूं, 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोटिंग की थी 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसके लिए मैं कोट करता हूं, 3 फरवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल का बयान है, और 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल ने गुस्से में कहा था, जब मुस्लिम लीग के समर्थकों ने आकर यह कहा था, प्रतिनिधियों ने, कि हमें सेपरेट इलेक्टेड चाहिए।
तो उन्होंने ये सीधे बोला था, कोई जाके चेक कर ले, हवा में नहीं बोल रहा हूं, कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक रात में दिल बदल गया, मगर जो होना था वो हो गया। अब अलग सेपरेट इलेक्ट्रेट, अलग आइडेंटिटी, अलग कानून की बात मत करो, सरदार पटेल साहब देश ने के कहा साथ था। आगे चलने की बात पहले करो। दिन से और मैं एक और सरदार बात बताऊं, पटेल वो अपनी बात को रख ले, आप अपनी बात में फिर बोलिए। आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गया था 46 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ना रावलपिंडी से, ना पेशावर से, ना लाहौर से, ना कराची से, ना ढाका से, मुंबई की बाइक। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।